तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस में, मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस में अगर हम मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। देखो जस्टिफिकेशन देखो, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है इसलिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। रेजोनेंस में मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ ओके, बट ड्रॉ करने का रीज़न क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। और आप सोचिए स्ट्रक्चर्स में अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो मॉलिक्यूल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे होते हैं उनमें अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, पाइबोन की लोकेशन में डिफरेंस आता है। और पाइबोन की लोकेशन में जब डिफरेंस आता है तो हम ये कहते हैं कि देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि पाइबोन डीलोकलाइज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ भी ऐसा लग रहा है। तो मैंने आपसे कहा देखो अगर हमने पाइबोन की लोकेशन को चेंज किया है तो उसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन चेंज किया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर आप C1p ऑर्बिटल को C2p ऑर्बिटल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पाइबोन हम कहाँ शो करेंगे, C1C2 में। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन चेंज करके इसका C6p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कंसिडर करते हैं तो फिर जो पाइबोन हमने C1C2 के बीच में शो किया था वो पाइबोन हम कहाँ शो करेंगे, C1 C6 के बीच में शो करेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में अगर हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न है क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। यहाँ पर अगर बात की जाए तो C1p ऑर्बिटल के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये C2p के साथ ओवरलैप कर सकता है और ये C6p के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। और जब आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ को वन बाय वन कंसिडर करते हैं तो फिर आपको मिलता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी है मैं वन बाय वन पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लूंगा। आप ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लेना होता है। कैसे, आप देखो हमने कहा C1p ऑर्बिटल इज हैविंग टू पॉसिबिलिटीज टू ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड। इट कैन ओवरलैप विद C2p ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड एंड इट कैन ऑल्सो ओवरलैप विद C6p ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब अगर मैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज को एट ए टाइम कंसिडर करूंगा तो वो तो हमें देगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि एट ए टाइम अगर आप दोनों पॉसिबिलिटीज को लेते हैं तो पार्शियल ओवरलैपिंग इसकी C2 के साथ कंसिडर करना होगा और पार्शियल ओवरलैपिंग इसकी C6 के साथ कंसिडर करना होगा। तो पार्शियल पाइबोन आप यहाँ शो करेंगे एंड पार्शियल पाइबोन आप यहाँ शो करेंगे, और जब आप पार्शियल पाइबोन शो करेंगे तो वो आपको मिलेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज को वन बाय वन एक्सट्रीम कंडीशन पर लूँ, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है, देखो जैसे आप देखो अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूँ कि C1p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद C2p ऑर्बिटल, और अगर इस पॉसिबिलिटी का मैं एक्सट्रीम लेता हूँ, एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि मैं इसकी 100% ओवरलैपिंग C2 के साथ कंसिडर करूँ, C6 के साथ में इसकी ओवरलैपिंग अगर 0 कंसिडर की जाए तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में हम यहाँ कंप्लीट पाइबोन शो करेंगे और वो देगा आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी तरह से जब आप सेकेंड पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेंगे, जब आप इस पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेंगे यू विल गेट सेकेंड स्ट्रक्चर। तो जब आप पॉसिबिलिटीज को वन बाय वन एक्सट्रीम कंडीशन पर लेते हैं तो आपको मिलता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब आप सारी पॉसिबिलिटीज को एट ए टाइम एक साथ लेते हैं तो फिर आपको मिलता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कि रेजोनेंस में क्या करते हैं ये आपको पता है, कैसे करते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन करते क्यों हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैटायन है और इस कैटायन में जो कार्बन है वो X के साथ बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के थ्रू और Y के साथ बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और Y पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और साथ में हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि दिस कार्बन इज हैविंग p ऑर्बिटल। साथ में हम यहाँ पर ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि कार्बन इज हैविंग p ऑर्बिटल, X इज ऑल्सो हैविंग p ऑर्बिटल एंड Y इज ऑल्सो हैविंग p ऑर्बिटल। ऐसा हमने मान लिया यहाँ पर कि X के पास p ऑर्बिटल है, कार्बन के पास p ऑर्बिटल है और Y के पास p ऑर्बिटल है, और Y का जो p ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है
इसलिए हमने वहां पर पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया है। अब आप देखो, बात समझना। देखो, अगर हम बात करें कि ऑल दीज 3 p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सब आपस में पैरेलल हैं, मतलब p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ x एंड आल्सो पैरेलल टू p ऑर्बिटल ऑफ y। कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो x और y दोनों p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि दिस p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद x p ऑर्बिटल एंड कैन आल्सो ओवरलैप विद y p ऑर्बिटल। दोनों के साथ में इसकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब आप सोचिए, अगर यहां पर इसकी दोनों के साथ में ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि x और कार्बन के बीच में हमने पाई बॉन्ड शो किया है, और इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? x के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ होगा, कार्बन की p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से x और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। इसका मतलब ये हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर x और कार्बन के बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट बिटवीन x एंड कार्बन। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो y के p ऑर्बिटल के भी पैरेलल है, तो फिर तो डेफिनेटली ये p ऑर्बिटल इस y के साथ में भी ओवरलैप कर रहा है, और अगर इसकी ओवरलैपिंग y के साथ में भी है, तो फिर तो आप ध्यान देना यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। आप जरा देखो, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इस y का p ऑर्बिटल क्योंकि वैकेंट है, डेफिशिएंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि क्योंकि ये एरिया भी कनेक्टेड है, ध्यान देना, क्योंकि ये p ऑर्बिटल इस p के साथ में भी ओवरलैप्ड है, तो अगर ये भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। क्योंकि अगर y के p ऑर्बिटल में वैकेंसी है, डेफिशिएंसी अगर है, वो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन रहेगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। लेकिन एक बात समझ लेना, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की हम बात कर रहे हैं, कोई हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो की अगर हम बात करें तो क्यों? क्योंकि ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप्ड है। मतलब आप कह सकते हैं, देखो, ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड है, मतलब ये एरिया कनेक्टेड है, और अगर ये p ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप्ड है, तो ये एरिया भी कनेक्टेड है, तो ये पूरा एरिया कनेक्टेड है। और इस एरिया में हम बात करें कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी है, तो फिर तो क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाए टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, राइट। अब जरा देखो, अगर हमने कहा कि यहाँ पर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, तो जरा इस पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम सोचिए क्या हो सकता है। देखो, इस पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम ये हो सकता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 100% टुवर्ड्स y शिफ्ट हो जाए। अब आप समझना, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फ्लो, इस पॉसिबिलिटी का अगर आप एक्सट्रीम लेते हैं, और एक्सट्रीम अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन ले लिया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% टुवर्ड्स y ट्रांसफर हो जाए, तो फिर तो जब आप किसी पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, रेजोनेंस में जब आप पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, तो यू विल गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे? आप देखो, अब हम बात करें कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो 100% टुवर्ड्स वैकेंसी हो जाए, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर 100% टुवर्ड्स वैकेंसी ट्रांसफर हो जाए, तो फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर होगा। और ऐसे केस में क्या होगा, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स वैकेंसी हुआ, तो जब डेफिशिएंट एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो तो हो जाएगा न्यूट्रल, तो y तो हो जाएगा इस केस में न्यूट्रल। और अब हम बात कर सकते हैं कि x का जो p ऑर्बिटल था वो अब यहाँ पर वैकेंट हो चुका है, और अगर वैकेंट हो चुका है तो फिर तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नाउ x विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अब उसका p ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है, तो अब x पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम बात कर सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड x और c के बीच में प्रेजेंट था, वो पाई बॉन्ड अब c और y के बीच में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि पॉसिबिलिटी का हम एक्सट्रीम ले रहे हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर 100% टुवर्ड्स y शिफ्ट हो जाए, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड इट विल बी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस केटायन। अब एक बात सोचिए, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 100% टुवर्ड्स y ट्रांसफर हो जाए? देखो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स y होगा, तो y का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जैसे ही y को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट होगा,
इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन क्या मैं बात कर सकता हूँ पैरेलल में x के पाई इलेक्ट्रॉन का लॉस भी तो हो रहा है, क्योंकि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ध्यान देना, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर आउट जा रहे हैं तो फिर तो x के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी। तो अगर y का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो पैरेलल में x पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस भी हो रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा क्या होगा, y का पॉजिटिव चार्ज तो कम होता जाएगा, x का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और ये बीच में कहीं पर आकर के स्टॉप हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर x और y ये दोनों अगर आइडेंटिकल एटम्स होते, मान लेते हैं यहाँ पर x से अगर इस साइड भी x होता और वो पॉजिटिव होता, तो फिर तो हम बात कर सकते थे कि x का पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता, दूसरे x पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता जाता, और जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाता तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता। क्योंकि यहाँ पर एटम्स में डिफरेंस है, इस साइड x इस साइड y है, तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की जो टेंडेंसी होगी उसमें डिफरेंस होगा। बट आप ये कह सकते हैं कि y का कुछ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, x पर कुछ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, x पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये प्रोसेस बीच में कहीं पर आकर के रुक जाएगा। जरा उस बीच वाली कंडीशन के बारे में सोचिए कि जब x का कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका होगा, y का पॉजिटिव चार्ज कुछ कम हो चुका होगा, x पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका होगा, तो फिर हम बात कर सकते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। देखो आप ध्यान देना, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं यहां से कुछ पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स y हो चुका है, तो अब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अवेलेबल होगा वो पार्शियल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि यहां से कुछ पार्शियल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड ट्रांसफर हो चुका है। और ऐसे केस में हम बात कर सकते हैं कि फिर तो इस y का पॉजिटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा, अब ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ना होकर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और x पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका होगा, क्योंकि यहां से कुछ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड ट्रांसफर हुआ है, तो x पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये कंडीशन जब आप कंसीडर करते हैं तो आपको मिलता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो, जब आप पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम लेते हैं यू गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब आप सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ कंसीडर करते हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन, अगर आप प्रैक्टिकली कंडीशन ली जाए कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, देन यू विल गेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वास्तव में आप देखो, इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और फिर हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बनाया, तो क्यों, इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों हम इसको बना पा रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स y, तो ऐसा क्यों, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि कार्बन का p ऑर्बिटल y के p ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि ये p ऑर्बिटल्स भी हमने कंसीडर किए पैरेलल हैं, तो अगर ये भी आपस में ओवरलैप्ड हैं तो पूरा एरिया अगर कनेक्टेड है, और अगर कंडीशन है कि एक साइड तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और कनेक्टेड एरिया में एक साइड डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे एरिया में, और जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब आपको मिलता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल कैनॉट एक्सप्लेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज, और इवन more than one structures possible for the molecule explain different properties of the molecule. The structures are called resonating structures, which are imaginary structures of the molecule. And which will be the actual structure? Actual structure will be a hybrid structure that will explain all the properties of molecule. ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझने से। देखो, मान लेते हैं एक ये कैटायन हमने एक रिएक्शन में लिया, और हमने इसके एक अनायन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि दिस कैटायन इज इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन विद दिस अनायन, तो होगा क्या, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड y, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड y will accept electron from this anion to form a covalent bond. ये anion इस कैटायन के साथ में रिएक्ट करेगा, क्योंकि कैटायन will have tendency to accept electron and anion will have tendency to donate electron to form covalent bond. तो यहां पर अगर बात की जाए तो देखो, जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं इस रिएक्शन के एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की बात करूं, तो इस रिएक्शन का एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए,
इस रिएक्शन का एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होना चाहिए कि यहाँ पर Y शुड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद A टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल। Y पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हो जाएगा न्यूट्रल, और A नेगेटिवली चार्ज है, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये भी हो जाएगा न्यूट्रल, तो न्यूट्रलाइज हो गए। देखो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड है। अब आप ध्यान देना, प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो प्रैक्टिकली जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो हमें मिला ही, जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिएक्शन का वो तो हमें प्रैक्टिकली मिला ही है, लेकिन along with this expected compound one more unexpected compound is formed in this reaction। इस expected compound के साथ साथ हमें एक और कंपाउंड मिला जो इस कंडीशन में हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो दूसरा कंपाउंड क्या था, ध्यान देना, इसके साथ में हमें एक कंपाउंड और भी मिला, और वो कंपाउंड हमें मिला ये, जिसमें A is bonded with X and C and Y are bonded through double bond। एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा भी मिला हमें जिसमें A का बॉन्ड फॉर्मेशन X के साथ में हुआ है, और जो डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास C और X के बीच में है वो डबल बॉन्ड हमें मिला C और Y के बीच में। अब एक बात सोचिए, हमने ये कैटायन लिया और इस कैटायन की जब हमने इस अनायन के साथ में रिएक्शन करवाई तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1 मिलना चाहिए था। हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1 मिलना चाहिए था। वो प्रोडक्ट नंबर 1 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो हमें मिला ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नंबर 2 भी मिला, मतलब हमें इन दोनों कंपाउंड्स का मिक्सचर मिला। अब आप सोचिए, क्वेश्चन है हम इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को कैसे जस्टिफाई करें। हम इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को जस्टिफाई कैसे करें, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा। देखो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमारे पास, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस अगर है तो फिर इस स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास एक स्ट्रक्चर और अवेलेबल है, ये सेकंड स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान देना, देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और हम ये कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज को कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल के हैं, हो सकता है वो मॉलिक्यूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो अब आप ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो कैटायन हमारे पास है, इस कैटायन के लिए हमारे पास ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करता हूं तो फिर आप सोचिए कि जब यहाँ पर अनायन, जब ये अनायन इस कैटायन से रिएक्ट करेगा, और अगर मैं इसकी रिएक्शन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन को फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पर इन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, इसके फॉर्मेशन के जस्टिफिकेशन के लिए अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका कंसिडर करता हूँ, तो ध्यान देना इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, दिस अनायन शुड रिएक्ट विद Y। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो अनायन शुड रिएक्ट विद Y टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि Y यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। जहां तक बात X की है तो X में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के फॉर्मेशन को तो जस्टिफाई करता है, लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेकंड कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर आप ध्यान दें तो A का बॉन्ड फॉर्मेशन X के साथ में हुआ है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो X पर कोई डेफिशिएंसी नहीं है। इस A नेगेटिव की यहाँ पर X के लिए कोई अप्रोच नहीं है। अब अगर हम बात करें सेकंड स्ट्रक्चर की, तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड स्ट्रक्चर नाउ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन X। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्ट्रक्चर नाउ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन X, सो दिस अनायन शुड रिएक्ट विद X। सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अनायन किससे रिएक्ट करना चाहिए, X से रिएक्ट करना चाहिए, राइट। और अगर ये X से रिएक्ट करना चाहिए तो फिर तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन X के साथ में होना चाहिए, तो फिर तो हमें यहाँ पर सेकंड कंपाउंड मिलना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं देखो कि सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सेकंड कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिस अनायन शुड रिएक्ट ओनली विथ X, बट यहाँ पर अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें Y पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अब अनायन की Y के लिए यहाँ पर कोई अप्रोच नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या दिक्कत हो रही है। देखो प्रॉब्लम ये हो रही है
कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट वाले कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर पा रहा है, सेकंड कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। सेकंड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर पा रहा है, बट फर्स्ट कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मतलब ये दो स्ट्रक्चर्स एक ही मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉलिक्यूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और सेकंड स्ट्रक्चर कह रहा है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कुछ अलग है। सेकंड स्ट्रक्चर बोलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। तो मतलब दो स्ट्रक्चर, एक ही मॉलिक्यूल के लिए हम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहला कंपाउंड बनना चाहिए, मिला। सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेकंड कंपाउंड मिलना चाहिए, वो भी मिला। लेकिन हम तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमें तो दोनों ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को कौन जस्टिफाई करेगा? क्योंकि पहला स्ट्रक्चर तो दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर भी दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हम तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहते हैं जो दोनों ही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर पाए, और इसे कौन जस्टिफाई करेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ओनली ऑन एक्स, इट इज ऑन एक्स एंड वाई बोथ। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो वो एक्स और वाई दोनों पर अवेलेबल है। तो फिर तो मैं बात कर सकता हूं कि अगर हमारे केटायन का रियल एग्जिस्टेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, अगर हमारे केटायन का रियल एग्जिस्टेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो फिर तो जब अनायन फिर तो हम बात कर सकते हैं कि जब अनायन कैटायन से रिएक्ट करेगा, और अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ओनली ऑन एक्स इट इज ऑल्सो ऑन वाई, तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस अनायन कैन अप्रोच दिस डेफिशिएंट सेंटर एक्स एंड इट कैन ऑल्सो अप्रोच दिस डेफिशिएंट सेंटर वाई। यहां पर आप कह सकते हैं कि अनायन के लिए अब अटैकिंग साइट एक नहीं है, अटैकिंग साइट्स दो हैं। अब जरा समझना, देखो जब ये अनायन Y को अप्रोच करेगा, मान लो अगर अनायन के लिए अटैकिंग साइट Y बनती है, तो जब ये अनायन इस Y को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, समझना, क्योंकि अनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो समझे जैसे ही अनायन से Y को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट होंगे, समझना बात को, जैसे ही इस अनायन से Y को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट होंगे, ये X इस Y को क्या कहेगा? भाई ऐसा कर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे रिटर्न कर दे। समझना बात को, जैसे ही अनायन से इस Y को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट होंगे, X क्या कहेगा? X इस Y को कहेगा भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे रिटर्न कर दे, क्योंकि तुझे अनायन A से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब X और कार्बन के बीच में कंप्लीट पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो X और कार्बन के बीच में तो कंप्लीट पाई बॉन्ड बन जाएगा, और इस अनायन का Y के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ये हमें फर्स्ट वाला प्रोडक्ट देगा। क्या बात समझ में आई? और आप सोचिए, जैसे ही अनायन X को अप्रोच करेगा, अनायन की जब अटैकिंग साइड X होगी, तो जैसे ही इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अनायन से X को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे, और जैसे ही अनायन X को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, इस बार Y क्या कहेगा? Y X को कहेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे दे दे, क्योंकि अनायन ने तुझे इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अनायन तो X के साथ बॉन्ड बनाएगा, और Y इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपना बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, मतलब यहाँ पर कंप्लीट पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को ना तो ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई कर पा रहा है, ना ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई कर पा रहा है। इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को कौन जस्टिफाई कर पा रहा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तभी तो हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इवन different resonating structure may explain different properties of the molecule. That's why the resonating structures are called imaginary structures, and actual structure will be hybrid structure that will explain all the properties of molecule. ये बात समझ में आई? एक पॉइंट और आता है, देखो हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है ये भी आप समझना, ये भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अरे एक बात सोचिए, मान लो अगर एक अनायन के पास एक ऐसी अटैकिंग साइट है, एक अनायन के पास ऐसी अटैकिंग साइट है जिस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। मान लो अनायन को के पास एक ये पॉसिबिलिटी है, उसके पास एक चॉइस है
कि उसके पास ऐसी अटैकिंग साइट अवेलेबल है जहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो चॉइस में दूसरी अटैकिंग साइट ये है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस अटैकिंग साइट पर है, तो आप बता सकते हैं अनायन किस साइट के लिए मोर रिएक्टिव होगा, वो पहले किसे अप्रोच करना चाहेगा। क्या मैं बात कर सकता हूं, अनायन तो डेफिनेटली उस साइट को पहले अप्रोच करना चाहेगा जहां पर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इन दोनों में से अगर बात की जाए तो विच पॉजिटिव साइट विल बी मोर रिएक्टिव, द साइट हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये अनायन फर्स्ट इस कैटायन से रिएक्ट करना चाहेगा, इसके साथ में इसके रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। मतलब हम बात कर सकते हैं कि इसके साथ में प्रोसेस फास्ट होगा जबकि इसके साथ में प्रोसेस होगा वो कंपैरेटिवली स्लो होगा। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि मोर द चार्ज मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी टू रिएक्ट विद द अपोजिट चार्ज। जितना एक्स पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी अनायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर एक्स पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो अनायन की एक्स के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन अगर उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ना होकर के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फिर अनायन की उसके साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब एक बात सोचिए, मान लेते हैं अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता तो फिर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस कैसा होता। देखो, अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता तो फिर हाइब्रिड जैसी कोई बात नहीं होती, फिर हाइब्रिड जैसी हम कोई बात नहीं करते। फिर हम कह सकते हैं कि इस कैटायन का एग्जिस्टेंस या तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा होता या फिर इसका एग्जिस्टेंस सेकंड स्ट्रक्चर जैसा होता। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें कि रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, आप सोचिए अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता और उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस कैटायन का एग्जिस्टेंस कैसा होता, जरा आप सोचकर बताएं कि इस कैटायन का एग्जिस्टेंस कैसा होता इन केस अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो सोचिए आप इसके बारे में। देखो, अगर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस हाइब्रिड जैसा तो नहीं होता। मतलब इस स्ट्रक्चर की फिर कोई बात नहीं होती, या तो इस कैटायन का एग्जिस्टेंस फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा होता या फिर कैटायन का एग्जिस्टेंस सेकंड जैसा होता। अब आप सोचिए, अगर कैटायन का एग्जिस्टेंस फर्स्ट जैसा होता तब भी अटैकिंग अनायन को कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मिलता साइड पर, और अगर कैटायन का एग्जिस्टेंस सेकंड जैसा होता तब भी अनायन को अटैकिंग साइड के लिए अटैकिंग साइड पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट मिलता, बस साइड अलग होती। इस वाले केस में साइड y होती जबकि इस वाले केस में साइड x होती। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे अटैकिंग साइड y हो चाहे अटैकिंग साइड x हो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो y पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज अनायन को मिलता, और सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करूं तो x पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज उस अनायन को मिलता। लेकिन हमने कहा नहीं, रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट है, और रेजोनेंस की वजह से क्योंकि यहाँ पर ये p ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप्ड हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एरिया कनेक्टेड है तो एक जगह तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहे और एक साइड डेफिशिएंट हो। क्योंकि ये आपस में ओवरलैप्ड हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो टूवर्ड्स डेफिशिएंसी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और क्योंकि क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमने कहा भाई रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट है, और रेजोनेंस के कंसेप्ट की वजह से हम बात करते हैं कि ना तो कैटायन का एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऐसा होगा ना एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऐसा होगा, एक्चुअल एग्जिस्टेंस ये होगा। और आप सोचिए, अगर रेजोनेंस की वजह से हम कह रहे हैं कि कैटायन का एग्जिस्टेंस ऐसा है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि अब अटैकिंग अनायन को किसी भी साइड पर 100% पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, उसे x पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और y पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब आप सोचिए, एक तो अनायन के पास चॉइस होती कि वो किसी ऐसी साइड पर अटैक करता जहां पर उसे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मिलता, और अगर अनायन के पास ऐसी चॉइस है कि अब वो उसे ऐसी साइड पर अटैक करना है जहां पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, तो बता सकते हैं अनायन किस केस में ज्यादा रिएक्टिव होता, किस केस में वो कैटायन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता, जब उसे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मिलता या जब उसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलता। डेफिनेटली कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर रेजोनेंस नहीं होता और अगर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ऐसा होता तब भी अनायन की कैटायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती, और अगर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ऐसा होता
तब भी अनायन की कैटायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी उसे चार्ज कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मिलता और इस केस में भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मिलता। लेकिन हमने कहा नहीं, रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक्स और वाई में, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ना तो एक्स पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है ना वाई पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर तो अनायन की अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और अगर इसकी इस कैटायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई तो फिर तो आप कह सकते हैं कि कैटायन की भी अनायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, और रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, रिएक्टिविटी अगर कम हो गई तो फिर तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। सो दिस इज हाउ रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, तो इसका एक सिंगल लाइन में आंसर सुनिए। रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बाय डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझना, रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बाय डिस्ट्रीब्यूशन। आप सोचिए, इस कैटायन में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ अपोजिट चार्ज की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। आप ये कंसेप्ट भी माइंड में रखना कि जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पाई बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, व्हाटएवर इज इट, जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आप सोचिए, एटम्स के बीच में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एक पर्टिकुलर एटम पर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही अवेलेबिलिटी कम होगी अटैकिंग रिएजेंट की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ रेजोनेंस कैन स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, और यू कैन से रेजोनेंस विल स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बाय डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बात ये? तो ये मैंने आपको कुछ रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए, और शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रेजोनेंस में हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते थे। देखो, रेजोनेंस में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बात सही है, आपको पता है कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होता है, लेकिन क्यों हम इन स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स का जस्टिफिकेशन क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहा है, शायद ये कंसेप्ट आपको एकदम रिलेट हो पा रहे होंगे इस तरह से कि रेजोनेंस में देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। सुनिएगा बात को। यस, ध्यान देना। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, और ब्रैकेट में मैंने टर्म लिखी है मीजोमेरिक इफेक्ट। आप ध्यान देना। देखो, अगर हमें ये कहा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो या कहा जाए मीजोमेरिक इफेक्ट हो, इसकी कंडीशन क्या है? आप यूजुअली ध्यान देना, यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से इसका आंसर देते हैं कि रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके भी माइंड में इस तरह का पॉइंट हो, क्योंकि यूजुअली यही आंसर आता है जब आपसे पूछा जाता है कि रेजोनेंस कब होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर होता है कि इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मॉलिक्यूल में होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। देखो, मैं तो एक बात समझता हूँ कि अगर हम रेजोनेंस में या कहा जाए मीजोमेरिक इफेक्ट में मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो हम ड्रॉ करते हैं उनको तो हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब हम सारे स्ट्रक्चर्स की कंडीशंस को मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हम ये कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। आप सोचिए, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस में मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स अगर बनते हैं जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, तो मुझे तो आप ये बताओ कि उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूँ उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड की लोकेशन में डिफरेंस होता है, राइट? और जब आप हाइब्रिड बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जहाँ जहाँ पर भी आपको पाई बॉन्ड्स मिलते हैं, आप हाइब्रिड में उन पाई बॉन्ड्स को पार्शियल पाई बॉन्ड से शो करते हैं। जैसे बेंजीन के बारे में आप सोचिए, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें पाई बॉन्ड की लोकेशन में डिफरेंस मिलता है। ऐसे ही हमने डिस्कस किया ना यहाँ पर।
बेंजीन के अगर मैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या डिफरेंस मिल रहा है, पाई की लोकेशन में डिफरेंस मिल रहा है। और जब मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो मैंने जहां पर मैंने यहाँ पर पाई शो किए हुए हैं उन पाई को मैंने हाइब्रिड में क्या किया, पार्शियल पाई बना दिया। अगर हम रेजोनेंस में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के बनने का रीजन तो आप ये दे सकते हैं, सिंस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल टू ओवरलैप देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। क्योंकि मॉलिक्यूल में ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पा रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आप सोचिए ऐसी पॉसिबिलिटी अगर बनेगी कि सपोज देयर इज वन ऑर्बिटल दैट कैन ओवरलैप विद 3 अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ऐसा मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा है जिसमें एक p ऑर्बिटल 3 अदर p ऑर्बिटल्स के पैरेलल है एंड इट कैन ओवरलैप विद 3 अदर p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे पास इस मॉलिक्यूल के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। कैसे? इसकी मैं ओवरलैपिंग किसी एक पाई के साथ, एक p ऑर्बिटल के साथ कंसीडर करूंगा 100%। क्योंकि याद करो मैंने आपसे क्या कहा, जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको किसी एक पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम कंडीशन लेना होगा। हमने कहा भाई यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इट कैन ओवरलैप विद दिस p ऑर्बिटल, कैन ओवरलैप विद दिस p ऑर्बिटल एंड कैन आल्सो ओवरलैप विद दिस p ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम ले रहा हूँ। जब मैं इसकी ओवरलैपिंग 100% इस p के साथ कंसीडर करूंगा तो मुझे यहाँ पर 100% पाई बॉन्ड मिलेगा, ये मेरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब मैं इसकी 100% ओवरलैपिंग सेकंड p ऑर्बिटल के साथ कंसीडर करूंगा तो मुझे फिर पाई बॉन्ड यहाँ नहीं, अब मुझे पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा, ये मेरा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब मैं इसकी ओवरलैपिंग थर्ड p ऑर्बिटल के साथ कंसीडर करूंगा तो मुझे कंप्लीट पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा, ये मेरा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब मैं तीनों ही पॉसिबिलिटीज को एक साथ लूंगा तो हर जगह पर पार्शियल पाई बॉन्ड शो करूंगा, वो मेरा हो जाएगा रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आप सोचिए अगर मैं रेजोनेंस की बात कर पा रहा हूं, मैंने कहा भाई यही रेजोनेंस है, तो वास्तव में अगर यही रेजोनेंस है तो ऐसा कब होगा, व्हेन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ वन ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो वास्तव में रेजोनेंस होने की यही कंडीशन है। अगर हमसे पूछा जाए कि रेजोनेंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है तो हमारा आंसर कंसेप्चुअली ये होना चाहिए कि देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। क्योंकि जब ये पॉसिबिलिटी बनेगी तभी तो आप एक एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, और जब आप सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ कंसीडर करोगे तो हाइब्रिड बनाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें कहा जाए कंडीशन फॉर रेजोनेंस या कहा जाए कंडीशन फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ध्यान देना हमारा आंसर यहां पर ये होना चाहिए this is the condition for mesomeric effect, or you can say resonance. There should be possibility of overlapping of one orbital with more than one other orbitals to form pi bond. ये कंडीशन जिस मॉलिक्यूल में फुलफिल होगी हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे वन बाय वन पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए, वो तो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जब हम सारे ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटीज की सारे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी को एक साथ कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वास्तव में अगर हमें कहा जाए कि रेजोनेंस होने के लिए हम क्या चाहते हैं, तो आंसर है रेजोनेंस होने के लिए हम ये चाहते हैं, देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन है कि ठीक है, ये तो मैं समझ में आ गया कि जब भी मॉलिक्यूल में इस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कब। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में ये पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है? हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? तो देखो कैसे पता चलेगा इस पॉसिबिलिटी का, तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि आप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचिए, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उन एटम्स के पास p ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी के बारे में सोचिए, और फिर आप ये भी सोचिए
कि एक p ऑर्बिटल कितने p ऑर्बिटल्स के साथ में पैरेलल है, और अगर एक p ऑर्बिटल एक से ज्यादा p ऑर्बिटल के पैरेलल हुआ तो फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसा मैंने आपको बेंजीन में बताया, देखो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस की अगर ये रिक्वायरमेंट है, देखो रेजोनेंस के लिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट क्या दी, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं यस, बेंजीन में ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दिस p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद these two other p orbitals to form pi bond। और जब ऐसी पॉसिबिलिटी अगर बन जाए कि एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पा रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो हमने कहा उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। तो हमने कहा भाई बेंजीन में ऐसी कंडीशन है, फिर तो बेंजीन में रेजोनेंस होगा। यस बिल्कुल होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चला कि बेंजीन में ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो उसका तरीका अभी तक तो हमने यही डिस्कस किया है, भाई ये p ऑर्बिटल्स इस तरह से पैरेलल हैं, ये सब कुछ हमें कैसे पता चला। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट यहां से किया कि बेंजीन में हर कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, एक 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। फिर हमने sp2 ऑर्बिटल्स के थ्रू इसके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करके फिर हमने ये डिस्कस किया कि हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है जो इस कॉमन p ऑर्बिटल के पैरेलल है, और उस कॉमन p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, और क्योंकि हर p ऑर्बिटल उस कॉमन p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है तो सारे p ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गई। देखो अगर पॉसिबिलिटी को चेक करने का ये तरीका है तो ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ। इस तरह से तो किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को चेक करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस प्रोसेस से तो हम ये चेक कर लेंगे, लेकिन हमें कुछ और टेक्निक चाहिए जिससे हम देखते ही ये बता पाएँ कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। हमें देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि वन ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। क्वेश्चन है ऐसी कोई टेक्निक हमारे पास क्या हो सकती है। जैसे आप याद करो, मैं थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करता हूँ। आप याद करो हमने ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या डिस्कस की थी। मैंने कहा भाई ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। हमने कहा ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। लेकिन क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आप ऐसा कभी चेक करते हो क्या आप उसका मिरर इमेज बना करके सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करते हो क्या? नो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए अगर हम पहले उसका मिरर इमेज बनाएं फिर हम उसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी को चेक करें तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो हमने कहा ठीक है ये प्रोसेस तो ये कंसेप्ट तो है, लेकिन हमने कहा हमारे पास अलग टेक्निक है, और उस टेक्निक पे मैंने डिस्कस किया सिमेट्री एलिमेंट्स। हमने कहा हम तो पीओएस एंड सीओएस चेक करेंगे, अगर सीओएस एंड पीओएस एब्सेंट हुआ तो हम मान लेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, हम मान लेंगे कि कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बस ऐसा ही कुछ टेक्निक मैं यहाँ पर भी चाहता हूँ कि ठीक है हमें ये समझ में आ गया, भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस के लिए हम ये चाहते हैं, हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस के लिए हम क्या चाहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। लेकिन अब क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि इस पॉसिबिलिटी को हम चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने की टेक्निक क्या है। तो ध्यान देना, इसे चेक करने की टेक्निक होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसे चेक करने की टेक्निक क्या होती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ध्यान देना, यस अब आप समझना। देखो हमने कहा भाई रेजोनेंस होने की ये कंडीशन है,
हम चाहते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? यस, आप ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें यस, आप ध्यान देना, देखो हम ये चाहते हैं कि देयर शुड बी ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड, और ये रिक्वायरमेंट, ये कंडीशन हमारी फुलफिल कब होगी, तो उसके लिए हमने लिखा, देखो, तो फुलफिल द अबव कंडीशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो, इसके लिए हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, देखो, कि ओवरलैपिंग को चेक करने के लिए एक ऑप्शन तो हमारे पास ये था कि हम पहले एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, फिर उन एटम्स के पास पी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी चेक करें, फिर हम उनकी ओवरलैपिंग चेक करें। वो मैंने आपसे कहा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक शॉर्टकट तरीका हमारे पास ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक ऑर्बिटल एक से ज़्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ऐसा तब होगा जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन को चेक करने के लिए, देखो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बताता हूँ। रेजोनेंस को चेक करने के लिए, या कहा जाए मेसोमेरिक इफेक्ट को चेक करने के लिए, हमें ये कंडीशन चेक करना होगा, और इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करना होगा। अब क्वेश्चन है, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करना होगा तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, हम किसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह रहे हैं, एग्जैक्टली हम मॉलिक्यूल में चेक क्या करें। तो ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3, द कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हमने कहा रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। बोले कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 3 है, द कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कैन बी। अब इसके लिए हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप ध्यान देना, एक तो हम बात करते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो सकता है। अब आप समझना, देखो और भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्वेश्चन है, इस पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है। आपको क्या लगता है, अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि मॉलिक्यूल में एक ही ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के लिए एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो हमने कहा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा।
और ऐसा कब होगा, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करने की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, तो हमने कहा भी उसके लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। बोले कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, तो वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज पाई पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, हमें अगर ये कहा जा रहा है कि हमें मॉलिक्यूल में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करना है, और वो कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करना है, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो, तो एग्जैक्टली आप देखोगे क्या, इसका मतलब क्या है, आप क्या समझते हो पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। देखो इस बात को भी समझना, यूजुअली यहां पर जब आपसे ये पूछा जाता है कि पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, तो आपका इसमें एक जनरल आंसर क्या होता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बात समझना। देखो अगर हम बात करते हैं कि पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, आप समझना, अभी मैं एक मिनट के लिए अगर रेजोनेंस को साइड में कर दूं, समझना इस बात को, अगर मैं एक मिनट के लिए रेजोनेंस को साइड में कर दूं और आपसे अगर पूछा जाए, अगर हम ये बात डिस्कस करें कि व्हाट इज पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड इट विल बी कॉल्ड पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब कुछ ऐसा, ये हम कह सकते हैं यस इट इज पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिंस देयर इज सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय दिस सिंगल बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है। देखो अभी मैं रेजोनेंस को मैंने साइड में कर दिया है, और रेजोनेंस में साइड में करके अगर हम पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिफाइन करें, तो आप कह सकते हैं पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दो डबल बॉन्ड यहां पर है, मल्टीपल बॉन्ड में इट मे बी डबल बॉन्ड और इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड हो सकता है दोनों डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दोनों ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर मैं पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो इन जनरल आप कह सकते हैं देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन सिंगल बॉन्ड से हुआ है, ये पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लेकिन जब हम पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस के लिए डिस्कस करते हैं, समझना बात को, जब हम पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर रेजोनेंस बात करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। अगर हम बात करें पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, तो बेटर होगा ये कहना कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स बाय वन बॉन्ड। बात समझना, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय वन बॉन्ड। अब पॉइंट यहां पर ये आता है, देखो दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है, समझना इस बात को अच्छे से। जब मैंने आपसे कहा कि रेजोनेंस को अगर अलग कर दिया जाए और पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को एक जनरल वे में डिफाइन किया जाए, तो मैंने आपसे कहा भाई जनरल वे में तो हम डिफाइन करेंगे सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड, लेकिन जब रेजोनेंस के लिए बात करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय वन बॉन्ड। तो ऐसा लगता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये, यहां पर मैं बोल रहा हूं जनरल वे में मैं बोल रहा हूं सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वर्ड पर ध्यान दो, जबकि रेजोनेंस के केस में मैं कह रहा हूं सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय वन बॉन्ड। यहां पर मैं सिंगल बॉन्ड नहीं कह रहा हूं, वन बॉन्ड कह रहा हूं। क्वेश्चन है अंतर क्या है, जरा इस बात को समझना। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए, अगर हमें ये मॉलिक्यूल दिया जाए, तो क्वेश्चन है क्या इस मॉलिक्यूल में पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखो अगर आप पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जब आप जनरल वे में डिफाइन करते हैं, नॉट रिलेटेड टू रेजोनेंस, जब आप रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है, क्योंकि पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जनरल वे में जब हम इसको डिफाइन करते हैं एक्सक्लूडिंग रेजोनेंस, तो हम ये कहते हैं कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर बात रेजोनेंस की आ रही है, अगर बात रेजोनेंस की आ रही है, तो रेजोनेंस में हम ये कहते हैं कि पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम कैसे कंसीडर करेंगे रेजोनेंस के लिए, हम कंसीडर करेंगे कि जब दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन एक बॉन्ड से हो रहा हो। और ध्यान देना, आप कह सकते हैं यहां पर भी दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन एक बॉन्ड से हो रहा है, और यहां पर भी आप कह सकते हैं कि इन दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन एक बॉन्ड से हो रहा है, क्योंकि मैं यहां पर एक बॉन्ड कह रहा हूं, सिंगल बॉन्ड नहीं कह रहा हूं। यही डिफरेंस है, आप ध्यान देना। अगर हम जनरल वे में पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिफाइन करें, तो वहां पर हमें कहना होगा सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड फिर वहां पर। लेकिन जब मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, तो मैं इस सिंगल बॉन्ड की जगह टर्म क्या यूज कर रहा हूं, सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय वन बॉन्ड। दैट वन बॉन्ड कैन बी सिंगल बॉन्ड और कैन बी डबल बॉन्ड ऑल्सो, दोनों ही केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ध्यान देना,
रेजोनेंस के लिए जब पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात होगी तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो। दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, दोनों ही केस में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। आप ध्यान दो, जैसे देखो मान लो ये मॉलिक्यूल मेरे पास है। अब अगर मैं बात करूं कि इन दो मल्टीपल बॉन्ड्स का, ध्यान देना, इन दो मल्टीपल बॉन्ड्स की अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं देयर इज सेपरेशन ऑफ दीस टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय टू बॉन्ड्स। यहां पर इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन कितने बॉन्ड से हो रहा है? दो बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। एक बॉन्ड ये और दूसरा बॉन्ड ये। भाई डबल बॉन्ड भी तो एक बॉन्ड है ना। बॉन्ड के थ्री टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड भी एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी एक बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं यहां पर दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन कितने बॉन्ड से हुआ है? दो बॉन्ड से हुआ है। और अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर हम बात करें इन दोनों की तो ध्यान देना यहां पर आप कह सकते हैं इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन कितने बॉन्ड के थ्रू हो रहा है? वन बॉन्ड के थ्रू। तो जब रेजोनेंस की बात होगी तो हम वहां पर टर्म सिंगल बॉन्ड यूज ना करके क्या कहेंगे? सेपरेशन ऑफ टू मल्टीपल बॉन्ड्स बाय वन बॉन्ड। दैट वन बॉन्ड कैन बी सिंगल बॉन्ड और कैन बी डबल बॉन्ड। दोनों ही केस में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। और इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो वो तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, उससे मैं आपको भी रिलेट करके बता दूंगा कि यस दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है या डबल बॉन्ड भी हो सकता है। बस कंपलसरी ये है कि दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इन दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड्स का सेपरेशन है। लेकिन इन दो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, यस पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन एक ही बॉन्ड से हो रहा है। तो यहां पर दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन कितने बॉन्ड से हो रहा है? एक बॉन्ड से, रेजोनेंस पॉसिबल। यहां पर दो मल्टीपल बॉन्ड्स का सेपरेशन कितने बॉन्ड से हो रहा है? मैं सिंगल बॉन्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। कितने बॉन्ड से हो रहा है? एक बॉन्ड से। यहां भी रेजोनेंस पॉसिबल। दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल है। और इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है, बात करेंगे वो भी।